नमस्कार दोस्तों। अभी जो आज का टॉपिक है वो पीएम कुसुम कंपोनेंट ए। इससे पहले वाले अगर आपने मेरे वीडियो देखा होगा पीएम कुसुम में, जिसके बारे में मैंने बताया, उसमें 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। जो आज का टॉपिक है इसी कंपोनेंट ए के ऊपर है कि कंपोनेंट ए में है क्या चीज़, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम कैपेसिटी की बात करते हैं। तो कंपोनेंट ए में जो टोटल कैपेसिटी जो है वो 10,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। और इसके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, जिसको हम सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस बोलते हैं, वो है 3,325 करोड़। और जो 10,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, तो इसमें जो डिसेंट्रलाइज लोकेशन पर सोलर ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने का प्रोविज़न है। और जो सिंगल लोकेशन पर एक प्लांट की जो कैपेसिटी हो सकती है वो मिनिमम 500 किलोवाट हो सकती है। और जो मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है वो 2 मेगावाट की कैपेसिटी हो सकती है। और सब स्टेशन से जो कैपेसिटी आएगी, जिस सब स्टेशन पर कनेक्ट करेंगे, वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके पीछे रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर सब स्टेशन की डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उस केस में आपको ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा और आपकी जो इकोनॉमिक वाइबिलिटी है प्रोजेक्ट्स की, वो इकोनॉमिक वाइबिलिटी नहीं रहेगी। इसीलिए इसमें ये बोला गया है कि 5 किलोमीटर तक अगर ट्रांसमिशन लाइन बिछाना पड़े तो ठीक है, उसके बियॉन्ड बिछाने के लिए ये वायबल नहीं है। तो जो प्रोजेक्ट्स जो सब स्टेशन जिसमें कनेक्ट करेंगे, उससे जो डिस्टेंस मैक्सिमम हो सकता है वो 5 किलोमीटर के अंदर ये प्रोजेक्ट होना चाहिए। जो सब स्टेशन की कैपेसिटी है 33/11 kV या 66/11 kV या 110/11 kV। तो ये बेसिकली सारे डिस्कॉम्स की कैपेसिटी है। मतलब आप अगर जो कैपेसिटी लगा रहे हैं तो ये बेसिकली डिस्कॉम के जो सब स्टेशंस हैं उसमें आप कनेक्ट करेंगे। एलिजिबिलिटी, इस स्कीम में एलिजिबल कौन है, कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें फार्मर्स के लिए रखा गया। फार्मर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोऑपरेटिव पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पंचायत एज ए पार्टिसिपेशन कर सकता है, प्रोजेक्ट डेवलपर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी के थ्रू टाई अप करके, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, वाटर यूजर एसोसिएशंस। ये सब सारे जो ग्रुप हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें बिड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या डिस्कॉम के साथ टाई अप करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो भी प्रोसेस है। तो ये एलिजिबिलिटी है। प्रोक्योरमेंट बेस्ड इंसेंटिव पीबीआई, इस प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिस्कॉम को एक इंसेंटिव दिया जाता है 5 साल तक, 40 पैसा पर यूनिट। या जो अगर 5 साल तक दिया जाए तो टोटल जो अमाउंट जो आता है निकल करके वो 33 लाख पर मेगावाट के आसपास आता है। तो ये एक तरह से एक इंसेंटिव दिया जा रहा है डिस्कॉम को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि डिस्कॉम जो है अल्टीमेटली क्या है, ये जो प्रोजेक्ट्स लगाएंगे तो डिस्कॉम के साथ पीपीए साइन होगा और डिस्कॉम इसकी इलेक्ट्रिसिटी परचेज करेगा एट ए टैरिफ। जो भी टैरिफ डिसाइड होता है आगे डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए डिस्कॉम को प्रमोट करने के लिए, बर्डन्स कम हो उसके लिए प्रोक्योरमेंट बेस्ड इंसेंटिव दिया जाता है 33 लाख पर मेगावाट। इसी को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो डेट इज़ 3,325 करोड़ आता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी दे रही है इस कंपोनेंट के अंदर अंतर्गत। पीपीए विद डिस्कॉम्स, तो जो प्रोजेक्ट्स अगर लग जाता है तो जो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इसके लिए पावर परचेज एग्रीमेंट जो है अगर डेवलपर सेटअप करता है या फार्मर्स या एसोसिएशन जो भी सेटअप करता है, उनका पीपीए होगा डिस्कॉम के साथ। और ये जो पीपीए जो होगा 25 साल के लिए वैलिड होगा। और जिस टैरिफ पर ये पीपीए साइन किया जाएगा, या तो रेगुलेटेड टैरिफ होगा, मतलब पहले से रेगुलेटर डिसाइड कर लेगा, या बिडिंग के थ्रू जो टैरिफ निकल के आएगा वो टैरिफ होगा। इसमें मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपडेट ये कर दूँ, इसके अंदर ये प्रोविज़न है कि जो कंपोनेंट ए के अंतर्गत इसमें जो रेगुलेटर है, जो स्टेट रेगुलेटर है, वो एक टैरिफ डिसाइड करेगा। और अगर किसी सब स्टेशन पर मान लीजिए कैपेसिटी आनी है, डिस्कॉम क्या है इसके लिए एक लिस्ट पब्लिश करेगा कि मेरे डिस्कॉम एरिया में इस सब स्टेशन पर कितनी कैपेसिटी अवेलेबल है, वहाँ पर कितनी कैपेसिटी आ सकती है। उस लोकेशन की वजह से अगर कहीं अप्लीकेशंस आती है तो मान लीजिए अगर जितनी कैपेसिटी उससे कम अप्लीकेशंस आएंगी, तो उस कैपेसिटी के लिए डिस्कॉम सीधे सीधे टाई अप कर लेगा एसोसिएशन या फार्मर्स के साथ। उस टैरिफ पर टाइप करेगा जो ऑलरेडी रेगुलेटर ने डिसाइड किया गया। मान लीजिए अगर अप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं तो इस केस में उसको बिडिंग करनी पड़ेगी। और जो बिडिंग का जो है तो मैक्सिमम टैरिफ जो रेगुलेटर ने डिसाइड किया वो मैक्सिमम टैरिफ रहेगा, बिडिंग उसके ऊपर होगी। जो लोवेस्ट टैरिफ ऑफर करेगा उसको प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया जाएगा, जो भी टैरिफ निकल के आएगा। तो उस टैरिफ पर डिस्कॉम के साथ पीपीए साइन किया जाएगा। डायरेक्ट सेटअप और थ्रू डेवलपर देन लीज रेंट टू फार्मर्स, ये बेसिकली क्या है कि अदर फार्मर्स, ये जो एसोसिएशन की जो बात हो रही है, वो डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं। या अगर टेक्निकल कुछ उनको समझ में नहीं आता है तो वो किसी डेवलपर के साथ टाई अप करके उसको सेटअप कर सकते हैं।
उस केस में सारा जो प्रोजेक्ट लगाएगा डेवलपर लगाएगा, और डेवलपर जो है जिसके साथ टाइप किया, जिस फार्मर्स के साथ टाइप किया है, उसके लिए उसको जो लैंड लेगा उसके लिए उसको लैंड लीज, जो एनुअल लैंड लीज रेट है वो उसको प्रोवाइड करेगा। तो एक मॉडल ये भी दिया हुआ है। या तो फार्मर्स डायरेक्ट प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं, अगर नहीं सेटअप कर सकते हैं तो किसी डेवलपर के थ्रू सेटअप कर सकते हैं। डेवलपर सब कुछ करेगा, और डेवलपर उसके लिए जो किसानों का जो लैंड लेगा उसको लीज रेंट, मंथली बेसिस पर लीज रेंट देगा। प्रोजेक्ट कमीशनिंग अगर जो अवार्ड अगर इस स्कीम के अंदर जो टेंडर निकलता है उसमें अगर अवार्ड प्रोड्यूस कर दिया तो उस अवार्ड जो एलवाई प्लेस करने के बाद 9 महीने के अंदर इसमें प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा। फाइनेंसिंग ऑप्शंस टू फार्मर, इसमें फाइनेंसिंग ऑप्शन भी है, क्योंकि अगर 1 मेगावाट के हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं जिसमें टोटल इसमें जो कैपेसिटी की बात की गई है 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट की बात की गई है, तो 1 मेगावाट के करस्पॉन्डिंग आज की डेट में 3.5 to 4 करोड़ का कॉस्ट आती है, प्रोजेक्ट कॉस्ट आता है। ये काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, ह्यूज कॉस्ट है, इसलिए इसमें फाइनेंसिंग ऑप्शन दिया गया है। इसमें डायरेक्टली का मतलब इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक तो ये है कि किसान जो है डायरेक्ट जो फार्मर्स लग सकता है वो डायरेक्ट किसी बैंक से इसके लिए लोन ले और उनके साथ एग्रीमेंट कर ले। दूसरा ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है, उसमें है कि डिस्कॉम, फार्मर्स और बैंक, ये तीनों अगर ये इसके लिए तीनों का ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट हो जाए, और क्वाड्रिपार्टाइट एग्रीमेंट भी इसमें प्रोविजन रखा गया। मान लीजिए कोई अगर किसान ने अगर किसी डेवलपर को सेटअप करने के लिए दिया या ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को सेटअप करने के लिए दिया, तो फार्मर्स हो गया, या फार्मर्स के बाद जो फर्दर या तो किसी डेवलपर को दिया या किसी ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को सेटअप करने के लिए दिया तो वो पार्टी हो गया, बैंक हो गया, डिस्कॉम हो गया, तो 4 पार्टी हो गई। तो 4 पार्टी को आपस में भी एग्रीमेंट हो सकता है। तो ये सब बहुत सारे मॉडल्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू वो फाइनेंसिंग कर सकता है। तो होप दोस्तों ये जो कंपोनेंट मैं थोड़ा सा इसको और इसमें बता देता हूँ कि इसमें जो कैपेसिटी 10,000 मेगावाट की है, तो इसमें जो एलोकेशन है स्टेट वाइज एलोकेशन होता है। स्टेट से रिक्वेस्ट आती है, स्टेट से रिक्वेस्ट आने के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, वो एलोकेट करती है। एलोकेट करने के बाद जो मान लीजिए किसी स्टेट्स में कैपेसिटी का, मान लीजिए कोई स्टेट ए है, वहाँ पर 500 मेगावाट कैपेसिटी एलोकेट हो गई, तो वो फर्दर जो डिस्कॉम है वहाँ पर स्टेट है वहाँ पर उसके लिए टेंडर निकालेगा, और जो टैरिफ है उस टैरिफ है, और ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है स्कीम के हिसाब से जो अपना आरएफपी निकालेगा, फिर उसमें सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद फिर फर्दर ये प्रोसेस किया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा जो ये वीडियो है कंपोनेंट है पीएम कुसुम के अंतर्गत जो मैंने बनाया आपको सही लगा होगा। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।